औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसी तैयारी जा रही है? हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 25, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इर्रेगुलर शेप्स जो होती है ना, इर्रेगुलर शेप्स, उनका आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। और कोई ना कोई कर्व दी जाए, कोई ना कोई स्टिप दी जाए, कोई ना कोई आपको पैच दी जाए किसी एक चीज़ की, एक मतलब कि ऑमलेट है उसकी शेप की, या आपका शवारमा खाते हो तो शवारमे के ऊपर जो मतलब बाइट लगाई आपने तो उसका जो शेप है, बाकी जो रिमेनिंग शवारमा बचेगा बाइट के बाद जो है आपका शवारमा, उसके ऊपर जो शेप उसकी बन जाती है शवारमे के बाद, वो आपके पास इर्रेगुलर शेप होती है। या ऑमलेट, या कह लो कि कोई छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, मतलब कि छोटी स्टूडेंट है, वो रोटी बनाती है तो उसकी जो मतलब विंगी डिंगी जो बन जाती है ना शेप, वो आपके पास जो होगी ना वो इर्रेगुलर शेप्स होगी, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना है कि रेगुलर शेप्स को आपने कैसे कैलकुलेट करना है। उसकी स्टिप लेनी है, उसके अंदर से एक स्टिप लेनी है। ये देखो, ये एक मेरे पास कर्व थी थोड़ी सी, देखें टेढ़ी मेढ़ी है, कोई एक स्पेशल उसकी शेप नहीं है, रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप भी बता देता हूँ कौन सी होती हैं, याद रखना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कॉन, सिलेंडर, सर्कल, ये रेगुलर शेप्स होती हैं जिनका आपने एरिया आराम से फाइंड आउट करना सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ये रेगुलर शेप्स हैं। और जो आपके पास ऑमलेट की और थोड़ी भी डिंगी बिंगी मतलब जो शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपके पास इर्रेगुलर शेप्स होती हैं। यू अंडरस्टैंड ना। आज हम ये सीखेंगे इर्रेगुलर शेप्स का आप एरिया कैसे निकालोगे। उसके अंदर से एक स्टिप निकाला करेंगे। जैसे ये देखो, ये एक इर्रेगुलर शेप है मेरे पास, उसके अंदर से मैंने एक स्टिप निकाली है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मुझे जो आइडिया होगा, लेट्स सपोज इसका 3 आंसर आता है, तो इसका जो एरिया होगा वो 3 और 3 को साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9। कुछ मुझे आइडिया हो जाएगा इसका एरिया तकरीबन ये हो सकता है। एक्यूरेट एरिया नहीं आएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का हमारा लेक्चर है, चैप्टर है, ये याद रखना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, मैं ब्रीफली बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इंटीग्रेशन जी, द एरिया प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स कौन सी होगी? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है मेरे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहां पे एक मेरे पास कर्व है जिसका इंटरवल ए से बी है, मतलब कि ए कोमा बी क्लोज इंटरवल है। एक मेरे पास कर्व है, इसे इसका मैं ना एरिया निकालना चाहता हूँ। ये एरिया बेसिकली है, ये एरिया है, तो मैं फाइंड आउट एरिया करना चाहता हूँ। तो इस शेप का नाम मैंने लिखा हुआ है इर्रेगुलर शेप्स, ठीक है ना। इर्रेगुलर शेप्स, इस तरह की जो शेप्स होती हैं वो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं। मेथड ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, कौन सा मेथड है? इंटीग्रेट करना। ये क्विज में पूछा जा चुका है, ये क्विज में पूछा जा चुका है। ये याद रखना है कि इर्रेगुलर शेप्स का आप किस मेथड के साथ एरिया निकालते हो, इंटीग्रेशन करके या एंटी डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट, ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो जरा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वही कर्व आगे आगे उसकी मैंने स्टिप निकाली है। स्टिप निकाल के लेट्स सपोज मेरे पास स्टिप निकलती है एक्स, तो उससे मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाय 2, पता चल जाएगा आगे कैसे आता है ये स्क्वायर बाय 2। चलो जी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास छोटी सी एग्जाम्पल ऑफ फाइंड एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कौन सा इंटरवल 0,1 के ऊपर। तो एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होगा आपका किसका, किसी भी कर्व का एरिया निकालने का, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपका ए क्या होगा, ए से बी, ए आपका होगा पहला इंटरवल इनिशियल, और फाइनल जो आपका नंबर होगा इंटरवल का वो क्या होगा, बी, ए से बी मतलब 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी आगे चलें। अगर हम बात करें कि ये जो देखें ना, ये वाला, ये हमारे पास एक्स है, इसका डेरिवेटिव लो, हमने पीछे अच्छे से इसका डेरिवेटिव सीखा हुआ है कि एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ना एक्स के रिस्पेक्ट वो 1 होता है। तो वो आगे पड़ा हुआ है, अंडरस्टूड, वो आगे पड़ा हुआ है, 1 अंडरस्टूड आगे होगा। तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, वही आप डिवाइड कर दोगे पावर ही। तो आपकी जो लिमिट है वो 0 से 1 है, तो आपने इस तरह मोड लगा के ना, ये मोड नहीं है बेसिकली, लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप सिंगल यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। 0 से 1 लिमिट लगा दी मैंने। और फार्मूला ये देखें जरा, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन आती है एक्स की पावर n की, एक्स का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए dx, ठीक है ना। एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो इसका dx वैसे ही आ गया, तो पावर में एक ऐड कर देना, वही आपने डिवाइड कर देना है। ये आप फॉर्मूले को फुलफिल करवा लेना, अपने माइंड में याद कर लेना, ठीक है ना। तो पावर में एक ऐड कर देना, वही आपने डिवाइड कर देना है। तो अब आप देखो जरा, 3 एक्स की पावर 3 ओवर 3, 0 से 1 लिमिट,
अब देखो ऊपर से 1 नीचे से 3 जाएगा तो 1/3 स्टार्ट पे चला गया, तो अंदर बचा x का क्यूब 0 से 1 लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी पेपर में आता है, ये याद रखना है। पेपर में ये भी कंसेप्ट पूछा जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट होता है। अपर होती है ये वाली माइनस लोअर, तो x यहाँ पे पहले 1 लगाना है, 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 नहीं आएगा और 0 का क्यूब 0 ही आएगा। 1 - 0 1, तो 1/3 इसका फाइनल आंसर आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, ये कर्व का एरिया आ गया। तो इस तरह आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी कर्व का इरेगुलर शेप्स के लिए। जी स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। प्यारे बच्चों अब आगे देखें करना क्या है। वैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में व्यू में तो बच्चे तो नहीं ना होते, मैच्योर होते हैं लड़के और लड़कियाँ, ठीक है। मुझे बच्चे नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट्स ही कहना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो भी हैं जैसे भी हैं बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना वो सेम चीज़ है। ये पेपर में क्विज में उसने पूछा हुआ था, ये याद रखना है कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना आर ऑलवेज सेम, ये सेम ही होता है, ठीक है ना। ये याद रखना है, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उलट तो वो इंटीग्रेशन होता है। यू अंडरस्टैंड ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये क्विज में फैंटम में पूछेगा, लाजमी पूछेगा वो, एक आपको ना ऑप्शन आएगा, ये समझ लगी बात की। ऑब्जेक्टिव में क्विज में एक फंक्शन है, उसका आपने एंटी डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन लोगे, देखो जरा, इंटीग्रेशन f(x) dx की लोगे तो क्या आएगा, f(x) का वैल्यू क्या है, x² है ना, तो पावर में एक ऐड कर देना, वही आपने डिवाइड कर देना है। तो प्लस c इज एनी कांस्टेंट x⁻³ प्लस c इज एनी कांस्टेंट। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे कहते हैं कि सर आप बड़े देसी तरीके के साथ बोलते हैं, जैसे x की पावर, मैं x रेज़ की पावर, ये मतलब बोलने की बजाय मैं कह लेता हूँ x के ऊपर। तो एक लड़की है, मतलब कि उसने कहा कि सर आप जो है ना मतलब ये कैसे क्या बोलते हैं। तो देखें ज़रा, बात सुने मेरी। पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर हम देसी माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा कम बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे ऐसे हैं जो ना मतलब कि आपको एलीट क्लास नहीं मिलेंगे, सारे जो है ना मिडिल क्लास मिलेंगे, बिल्कुल आम इंसान मिलेंगे। मैं खुद बड़ा मिडिल क्लास हूँ। देखें मेरा मतलब है कि आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि बड़ा सिंपल सा सिस्टम है मेरा, इतना ज़्यादा नहीं है। और मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मैं ही पढ़ा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही पढ़ा हुआ हूँ, मतलब मैं ही पढ़ा हूँ, बस ये समझ लें। तो इट मीन कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको थोड़ा देसी बता लेता हूँ, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। समझ लगी बात की। लॉजिक ये होता है कि मैंने ये चीज़ देखनी थी कि हर एक की समझ में आए। मैंने वो एक बंदे को देख के लेक्चर नहीं डिलीवर करना होता, मैंने 100 बंदों को देख के, मैच्योरिटी को देख के, मिनॉरिटी को देख के लेक्चर डिलीवर नहीं करना होता। मुझे पता है क्या कहते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत क्या है किसी को, मुझे पता होता है मैंने क्या बोलना है, लेकिन मैंने ये भी देखना होता है कि मैंने कितने बच्चों को देख के बोलना है। समझ लगी बात की। तो गुस्सा ना कीजिएगा, मेरी बात को फॉलो करना है ध्यान से। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई समझा भी लेते होते हैं कभी कभी, ठीक है ना, ऐसे डांट के। तो ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब ये होगा क्लियर। अब देखो c क्या है, c इज एनी कांस्टेंट, वेयर c इज एनी कांस्टेंट देन 1/3 x⁻³ यही चीज़ है, लेकिन प्लस c नहीं उधर लिखा हुआ, तो c 0 कह दो, c 0 कह दो। आगे उसने लिखा -π, तो c -π है। तो इट मीन वो कह रहा है कि जो -∞ और +∞ का ओपन इंटरवल रियल लाइन का है ना, उसके दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो c होते हैं, बस बात खत्म है। यू अंडरस्टैंड, क्लियर है ना, ये चीज़ आपने देख लेनी है। एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी चेक करके देखते हैं आया कि ये चीज़ सच है। देखो आप एक फंक्शन है आपके पास कैपिटल f(x), उसकी जब आप डेरिवेटिव लेते हो, उसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, स्मॉल f(x). मैंने अपने पास से लिखा है ये स्मॉल f(x), ठीक है ना। तो इसी तरह ही अगर आप स्मॉल का एंटी डेरिवेटिव लेते हो, इंटीग्रेशन लेते हो, तो उसका कैपिटल f(x) प्लस c इज एनी कांस्टेंट आ जाता है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल उलट है, याद रखना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है इसके ऊपर, f(x) = x⁻² है, तो x⁻² का आपने क्या लेना है, इसकी आप देखें जरा, इंटीग्रेशन लेके देखें जरा, इंटीग्रेशन लेंगे वही आएगा ना, x⁻³ प्लस $3 प्लस c इज एनी कांस्टेंट। अब इसी का डेरिवेटिव लेके देखो, इसी का डेरिवेटिव लेके देखेंगे क्या आएगा। देखो जरा ध्यान से, डेरिवेटिव इसका अलग अलग करते हैं, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया। देखो जरा 1/3 ये कांस्टेंट स्टार्ट पे निकाल दिया, और x⁻3, और ये मतलब कि 3 पावर जो शुरू में चली जाएगी ना, देखो ना पावर रूल लग रहा है ये वाला, पावर शुरू में, पावर में एक कम,
तो पावर शुरू में 3 शुरू पे और 3 में से एक कम और c यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है। तो ये देखो जरा 3 के साथ 3 कट और x की स्केयर आ गया प्लस 0, और ये यानी आपके पास है मतलब 0 इसमें ऐड हो गए, तो ये क्या आ गया? x का स्केयर ही आ गया। यू अंडरस्टैंड ना? ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना था जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम देखें तो पेज नंबर जो है ना 172 पे, वहाँ पर उसने डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का आपस में कंपैरिजन किया हुआ है। वो एग्जांपल ज़रा देखते हैं और ज़्यादा गो थ्रू हो जाएगा कि ये कि आपस में कैसे एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है ना? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है ना? और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक ही चीज़ है, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वो आपस में एक दूसरे के उलट हैं। यू अंडरस्टैंड? ध्यान से आगे चलें। डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव लेना है जी आपने x की पावर 3 का, x की पावर जो है ना वो 3 हो, तो x की पावर 3 जो है जो आपके पास होगी तो वो 3 शुरू पे चला जाएगा और 3 में कम कर देंगे, 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा किसका? x के क्यूब का। तो देन देखो जरा आंसर की इंटीग्रेशन करो जरा, कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा, ठीक है ना? कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट जब स्टार्ट पे जाएगा तो पावर में एक ऐड कर देंगे और वही आप डिवाइड कर दोगे प्लस c कर दोगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल और x की पावर 3 प्लस c आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? x की पावर 3 प्लस c। अच्छा एक और बात याद रखनी है, सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल यूनिवर्सिटी है ना वो आपकी है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी पंजाब से पढ़ा हूँ, लेकिन जितना मुझे इधर से सीखने को मिलता है ना कहीं से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ इसके क्विज़ेस देखें ना बड़े टेक्निकल और बड़े कंसेप्चुअल होते हैं। जैसे देखो इंटीग्रेशन में हम पावर में ऐड करते हैं, पावर में ऐड करते हैं ना, उसने ये पूछा हुआ था कि आप इंटीग्रेशन में पावर में क्या करोगे? ऐड करोगे, कोई नंबर 1 ऐड करोगे, यूनिटी 1 ऐड करोगे, और डिफरेंशिएशन में क्या करोगे? माइनस करोगे, ये चीज़ें, ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोज एक्स, कोज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह ही टेन है, टेन टी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर टी। तो सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? टेन टी और प्लस एनी कांस्टेंट सी। समझ लगी बात की? ये लो, अब उसके बाद देखो जरा, ये थोड़ी टिपिकल है। यू की पावर 3/2, पहले तो पावर शुरू में जाएगी, पावर में एक कम करेंगे, पावर में एक कम करेंगे, तो इसका एलसीएम लो क्या आएगा? 3 - 2 / 2, तो ये आएगा जी 3 - 2 1/2, तो 3/2 यू की पावर 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा? पावर में आप देखो जरा, पावर में एक ऐड कर दोगे, पावर में वही आप नीचे डिवाइड कर दोगे, ठीक हो गया ना? प्लस सी यानी कांस्टेंट। तो देखो जरा इसके एलसीएम लोगे क्या आएगा? ये आएगा 1 + 2 / 2, तो ये दिल से भी 1 + 2 / 2 आएगा, ठीक है ना? 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, ये आ गया 2। तो क्या आएगा? अब देखो जरा, अब इधर आ जाओ, अब जी एलसीएम लिया तो बाद में ऐड किया, 3/2 आ गया, ये भी 3/2 आ गया, 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/3, ये कैंसिल सारे हो गए, और ये u की पावर 3/2 प्लस c यानी कांस्टेंट। तो देख लो यही आंसर है, देखो इसकी, हाँ जी, u की पावर 3/2 और वो देखो जरा u की पावर 3/2 प्लस c यानी कांस्टेंट। सही हो गया। आगे चलो जी, एग्जाम्पल है आपके पास, ये थोड़ी मैंने डायरेक्ट की हुई है, थोड़ा माइंड में आप सेट कर लेना आप चीज़ें, कि अगर x का स्क्वायर आता है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? क्यूब x का क्यूब / 3 प्लस c, मतलब कि एक पावर में ऐड करके 3 होगा और वही डिवाइड कर देना है। अगर पावर x की पावर 3 आ गई है तो 4/x की पावर 4/4 प्लस c यानी कांस्टेंट। ये थोड़ी सी टिपिकल है, ये जरा ध्यान से देखनी है। तो ये क्या होगा? पावर ऊपर जाके माइनस होगी, हाँ जी, पावर में एक प्लस कर देंगे, वही आपने डिवाइड कर देना है। ये x की पावर -4 / -4, आपके पीडीएफ में थोड़ी गलती है, माइनस नहीं लगा हुआ, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे जाके प्लस कर देंगे हम, ये 4 के साथ x की पावर 4 जाके प्लस हो जाएगी, प्लस c यानी कांस्टेंट। प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल उसे कहते हैं जिसका आप प्रॉपरली आंसर निकाल लेते हो, ठीक है ना? डेफिनेट इंटीग्रल आगे जाके पढ़ेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये, ठीक है ना? तो देखो जरा, ये जो है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एट ए टाइम इकट्ठे आ गए हैं, ये तो एक दूसरे के उलट है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, बजारी बात है, ये डेरिवेटिव है, ये पूरी की पूरी इंटीग्रेशन है, ये पूरा का पूरा सारा इसके साथ, ये देखो ये डेरिवेटिव के साथ पूरी इंटीग्रेशन कैंसिल होगी, बाकी अंदर क्या पड़ा हुआ है? एफ ऑफ एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा एक और बात याद रखना, क्विज में उसने ये पूछा हुआ था कि आया कि आपके पास, ये चीजें मैंने नोट करवा के लिखी हुई हैं, आया कि आपके पास 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 2। अगर आए x + 2 तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। जब आपका कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा ना डेरिवेटिव, तो देन 2 × 2 2 × 1 = 2,
तो अगर x प्लस 2 है, इसमें कांस्टेंट प्लस हो रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक और चीज है, यहां से भी जब डेरिवेटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो ये एक दूसरे के कैंसिल हो गए, यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो आंसर आ जाता है। और क्विज़िज़ में क्या पूछा हुआ था उसने, क्विज़िज़ में उसने ये लिखा हुआ है, क्विज़िज़ में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ठीक है ना, समझ लग रही बात की, ये लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था और ये लिखा हुआ था। तो बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये आपने चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, ओके, ध्यान से ये चीज़ें आपने फुलफिल करनी है। जी स्टूडेंट्स, आगे देखें जरा, थ्योरम है आपके पास 523 कि अगर कांस्टेंट आ जाता है आपका इंटीग्रेशन करते करते फंक्शन के साथ, तो वो बाय स्टार्ट पे चला जाएगा, ये आगे जाके यूज़ होगा, यू अंडरस्टैंड। ये हो गया ए। और बी जो है ना, अगर इंटीग्रेशन दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशन हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। हाँ, इसी तरह अगर माइनस हो रहे हैं तो उनकी आप अलग अलग करके माइनस में भी लिख सकते हो, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये देखो जरा, माइनस को आप अगर अलग अलग करके लिखोगे तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है ना, प्लस की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये याद रखना आपने। तो ये लो जी, जान छूट गई। अब क्या करना आपने, अब देखो इसी के ऊपर एग्जांपल है, इसी पहले थ्योरम के ऊपर कि अगर कांस्टेंट आ जाता है वो स्टार्ट पे चला जाएगा। कोस की इंडिकेशन क्या पढ़ी हमने, साइन एक्स और प्लस सी कर देना है, यू अंडरस्टैंड ना, प्लस सी कर देना। आपकी पीडीएफ में थोड़ा और तरह से किया हुआ, मैंने ऐसे कर दिया सिंपल, 4 साइन एक्स प्लस सी कर देना, वहाँ 4 के को ना 4 सी को मतलब इक्वल टू के पुट करके के लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, ऐसे भी ठीक है। एंड देन क्या करना है, 2 प्लस हो रहे हैं, ये देखो बी वाला थ्योरम, 2 प्लस हो रहे हैं तो अलग अलग करके आपने लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर की इंडिकेशन क्या होती है, एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की क्या होगी, एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हमने बड़ा डिटेल के साथ पीछे पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसी तरह ये देखें जरा, 1 2 3 4 फंक्शन आ गए, चारों को अलग अलग कर लोगे, इसकी अलग इंडिकेशन करोगे, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, अलग अलग करके कांस्टेंट स्टार्ट पे चले जाएंगे। देख लें जरा, कांस्टेंट चले गए स्टार्ट पे, तो कांस्टेंट जब स्टार्ट पे चले गए ये रह गया, ठीक है। तो पावर में एक ऐड कर देना, वही डिवाइड कर देना, पावर में एक ऐड कर देना, वही डिवाइड कर देना, पावर में एक ऐड कर देना, वही डिवाइड कर देना। और 1 का देखो, 1 की इंडिकेशन क्या होगी, x ही आएगी, ये dx के रिस्पेक्ट होती है। अगर dy है तो यहाँ पे y आ जानी थी, तो यहाँ पे dx है तो x आ गई प्लस c आ गया। अब देखो जरा, सारे ऐड करके लिख देना, 7 3 2, ये सारा क्लियर हो गया। अब नीचे एग्जांपल है आपके पास, बड़ी मज़े की एग्जांपल है, ध्यान से ये मतलब मैंने इसका कंसेप्ट देना आपको, क्योंकि ये ना बच्चों को समझ नहीं लगती ये एग्जांपल कैसे की हुई है, बड़ी टेक्निकल सी है। कोस एक्स ओवर साइन स्केयर ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम नीचे से देखें जरा, 1 ओवर साइन अलग करके लिख दिया मैंने, नीचे से एक निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय कोस एक्स और इसके नीचे एक अलग लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर वही दोबारा आ जाएगा, साइन एक्स का स्केयर ऊपर आ जाएगा, कोस एक्स और डी एक्स आ गया। 1 ओवर साइन जो होता है ना, बेसिकली रेसिप्रोकल होता है, वो आपने देख लेना रेसिप्रोकल किसका होता है, वो रेसिप्रोकल होता है आपके पास, देखें ज़रा, हाँ जी, साइन जो है ना, साइन उसका जो रेसिप्रोकल होता है, बेसिकली मैट्रिक में पढ़ा आपने, वो होता है जी 1 ओवर कोसिक एक्स, और कोसिक को आप इधर ले जाओ और साइन को नीचे ले आओ तो ये कोसिक के बराबर हो जाएगा, कोसिक एक्स के, ठीक है ना। इसी तरह ही कोस एक्स ओवर साइन एक्स, वो किसके बराबर होता है, पहले साइन की मैं बात करता हूँ, साइन एक्स ओवर कोस एक्स इज इक्वल टू tan एक्स। तो इसका उलट क्या होता है, tan का उलट होता है कोट, तो बटा उल्टा दोगे क्या आएगा, कोस एक्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, ओके हो गया। अब मज़े की बात जो है ना, वो अब शुरू होगी यहाँ से, वो कैसे होगी, वो क्या होगी, वो ज़रा देख लेना आपने, वो कैसे होगी ज़रा देखें ज़रा ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो आपके पास जो होता है ना, कोसिक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिक का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। कोसिक का डेरिवेटिव आपके पास है, एफएससी की बुक है, वहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है, और ये लेक्चर जो है उसके स्टार्ट में मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया है। कोसिक का डेरिवेटिव है माइनस कोसिक एक्स कोट एक्स। तो इसका मतलब आपके पास ये चीज़ होनी लाजमी है अगर इंटीग्रेशन करनी है तो देखो ये चीज़ तो बन गई है, लेकिन एक चीज़ की कमी आ रही है, माइनस की। तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, समझ लें, एक माइनस बाहर भी लगा दिया, एक अंदर लगा दिया, ये चीज़ पूरी हो गई। अब बेसिकली ये किसका डेरिवेटिव है, ये वाला सारा, ये कोसिक का डेरिवेटिव है। तो इट मीन कि ये इसका, अब देखो ये डेरिवेटिव किसका, कोसिक का है। तो मैंने कहा था ना उलट है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, स्टार्ट पे सारा मैंने लेक्चर पे यही बताया है। तो ये इसका अब क्या, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कोसिक आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कोसिक, और ये -7 आ जाएगा प्लस सी इज एनी कांस्टेंट, यू अंडरस्टैंड।
आई होप आपको लेक्चर की बड़े अच्छे से समय लगी होगी। ध्यान से तैयारी कीजिएगा और एक एक पॉइंट जो है ना पोस्ट कर करके नोट्स बनाएं अपने। आपको पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये याद रखना, क्योंकि मैंने पीडीएफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिटेल के साथ बताया कि आपने किस तरह अपने लेक्चर प्रिपेयर करने हैं। यू अंडरस्टैंड। दुआ में याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और हमारे लेक्चर्स की जो वीडियो का जो लिंक है इसे व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में लाजमी शेयर किया करें और दूसरों को रिकमेंड किया करें। अपने क्लास फेलोज़ को, अपने मतलब के जो यूनी फेलो हैं जो आपके, ठीक है ना, उनको बताएं कि ये जो है ना सारा MTH 101 के करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो ना आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा इधर से। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।